हेलो दोस्तों, मैं नारायण महेश्वरी आपका सोनी एजुकेशन में स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात कर रहे हैं कि लास्ट की जो क्लास थी उस क्लास में हमने देखा कि राजनीतिक संगठन, धार्मिक स्थिति और सामाजिक स्थिति के बारे में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात की। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो आज का टॉपिक है आर्थिक स्थिति। ठीक है, आर्थिक स्थिति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में। तो जब हम इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में पता करते हैं, आर्थिक स्थिति, ठीक है, आर्थिक स्थिति में जैसे यानी कि ये मुख्यतः जो है इनका प्रमुख जो हम कह सकते व्यवसाय था वो कृषि करना था। ये कृषि जो है कृषि कार्य में दक्ष व्यक्ति थे। ठीक है, तो कहने का मतलब इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। क्यों था दोस्तों? क्योंकि सिंधु और उसके आसपास के क्षेत्र, ठीक है, और क्योंकि सिंधु और उसके आसपास का क्षेत्र, नदियों का आसपास के क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी मिलती थी। ठीक है, ये जलोढ़ मिट्टी जो है हम कह सकते हैं कि जलोढ़ मिट्टी जो थी यानी कि कृषि कार्य के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करती थी। ये बड़ी उपजाऊ मिट्टी थी। उपजाऊ मिट्टी होने के कारण यहाँ पर पैदावार अच्छी होती होगी। इसी के कारण जो पैदावार अच्छी होती होगी तो यहाँ के लोग जो है सरप्लस या बम्पर पैदावार करते थे। इसी बम्पर पैदावार से इनके पास में क्या आया? इनके पास में हम कह सकते हैं कि आय के साधन बढ़े। आय के साधन बढ़ने से इन्होंने नगरों का निर्माण करवाया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो हम कह सकते हैं कृषि। ये कृषि, और कृषि में मैंने आपको बताया कि सिंधु और उसकी आसपास की नदियों में बाढ़ आता था। बाढ़ से जलोढ़ मिट्टी आती थी। ये जलोढ़ मिट्टी जो है कृषि कार्यों के लिए अनुकूल थी। इसी कृषि कार्यों के लिए अनुकूल थी। इन लोगों के पास में कांसे के और जो है हम कह सकते हैं पत्थर के बने हुए हल थे, जिससे गहरी जुताई संभव थी। और गहरी जुताई से हम कह सकते हैं बम्पर प्रोडक्शन होता था। बम्पर प्रोडक्शन से आय बढ़ी। आय बढ़ने से हम कह सकते हैं इन्होंने बड़े बड़े नगरों का निर्माण करवाया। तो कहने का मतलब है कि मुख्य व्यवसाय कृषि, और हम कह सकते हैं इनकी मुख्य जो फसल थी, ठीक है, मुख्य फसल इनकी थी गेहूं और जौ। मुख्य फसल गेहूं और जौ। ठीक है दोस्तों, अन्य फसल ये जो उगाते थे, अन्य फसल में हम कह सकते कपास। ठीक है, कपास हो गया, ठीक है, सरसों हो गया, तिल हो गया, ठीक है, और इस तरह से खजूर हो गया, सोयाबीन हो गया। तो इस प्रकार इनके पास में जवार हो गया, ठीक है, बाजरा हो गया। तो अन्य फसल में बाजरा हो गया, यानी रोजदी एक जगह है। रोजदी से हमें 6 प्रकार के जो है बाजरे की किस्म जो है पता चलती है। रोजदी जो है गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जिसमें 6 प्रकार की किस्म मिलती है। 6 प्रकार की हम कह सकते हैं कि स्पीसीज मिलती है। किसकी? बाजरे की। ठीक है, और जिसको रागी भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है इनका मुख्य व्यवसाय कृषि जो है आधारित, जो है इनकी आर्थिक जो व्यवस्था थी वो कृषि पर आधारित थी। ठीक है, तो कहने का मतलब उनका आर्थिक ढांचा जो था सिंधु घाटी सभ्यता का वो कृषि पर निर्मित था। और इनमें मुख्य जो इनकी फसल थी वो दोस्तों ये ध्यान रखना है गेहूं और जौ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल
बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसलें कौन सी थी, तो आपका आंसर होगा गेहूं और जो अन्य फसल में बाजरा हो गया, जैसे मैंने आपको बताया कपास हो गया, सरसों हो गया। कपास के लिए ऐसा बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने वाले लोग थे। तो दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने वाले लोग कौन थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, ठीक है। और इसलिए मेसोपोटामियम के लोगों ने इसी कपास को क्या बोला? सिंधु बोला, क्योंकि सिंधु और उसके सिंधु नदी और उसके आसपास के क्षेत्र में ये उगता था। तो इन्होंने इसको मेसोपोटामियम के लोगों ने क्या बोला? सिंधु बोला। फिर यही हम कह सकते हैं यूनानियों ने इसको क्या बोला? इंडस बोला इसी कपास को, यानी कि सिंधु का रूपांतरित वर्जन था इंडस, ठीक है। तो कपास उगाने यानी कि सिंधु घाटी के लोग विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती की। ठीक है दोस्तों, अब ये कहने का मतलब है कि जब इन्होंने की आर्थिक स्थिति में हमने देखा कि कृषि आधारित जो है चीज़ें थी, कृषि आधारित हमारी सारी आर्थिक व्यवस्था थी, तो कहने का मतलब है कि ये लोग जो है कताई भी, बुनाई भी, शिल्प उद्योग भी था इनके पास। आप देखते हो कि मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, ठीक है, और जो है मनके मिलते हैं, चांदी के मनके मिलते हैं, सोने के मनके मिलते हैं, तांबे के उपकरण भी मिलते हैं, कांसे के उपकरण भी मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि ये कच्चा माल भी कहीं से आयातित करते होंगे, ठीक है। तो कच्चा माल यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में ये बाहर से भी व्यापार करते थे, बाहर की सभ्यताओं से व्यापार करते थे। जैसे एशिया में ईरान से व्यापार करते थे, मेसोपोटामियम से व्यापार करते थे, मिस्र से व्यापार करते थे, ठीक है। इस तरह से ये जो है यानी कि बाहर की सभ्यताओं से, ठीक है, इनका आंतरिक और बाह्य दोनों तरह से व्यापार चलता था। तो कहने का मतलब है कि कच्चे माल के लिए भी जो है ये कच्चा माल भी दूसरे यानी कि कच्चे माल के लिए दूसरों पर जो है निर्भर थे। तो ये कहाँ से कच्चा माल आयातित करते थे? कई बार सवाल ये आ जाता है कि ये तांबा कहाँ से मंगाते थे, टिन कहाँ से मंगाते थे, चांदी कहाँ से मंगाते थे, सोना कहाँ से मंगाते थे, लाजवर्द कहाँ से मंगाते थे, सेलखड़ी कहाँ से मंगवाते थे, ठीक है, और हरितमणि कहाँ से मंगाते थे, ठीक है, शिलाजीत कहाँ से मंगवाते थे। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछे जाने वाली है। तो हम जो है एक एक चीज़ के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि ये कौन कौन सी चीज़ जो है वो जो है आयात करते थे। तो हम एक एक चीज़ को पढ़ लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे प्रमुख आयातित कच्चा माल कौन कौन सा था। प्रमुख कच्चा माल, ठीक है। तो प्रमुख आयातित कच्चा माल में कच्चा माल और देश, ठीक है। तो अगर यहां मैं लिख दूं कच्चा माल एक साइड और एक साइड हम लिख देते हैं देश, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तांबा, तो तांबा आता था हमारे राजस्थान से जाता था, खेतड़ी और उसके आसपास के क्षेत्र थे राजस्थान, ठीक है, और जो है बलूचिस्तान, ठीक है दोस्तों। चांदी अफगानिस्तान, और ईरान, ठीक है। टिन जो है यानी तांबे के साथ जैसे टिन बना लगा देते हो आप,
मिला देते हो तो कांसा बन जाता है, ठीक है। तो टिन भी मंगवाते थे कांसे की मूर्तियों को बनाने के हिसाब से। तो टिन जो था वो भी सेम अफगानिस्तान और ईरान, अफगानिस्तान और ईरान। सोना, सोना यानी दक्षिण भारत, स्पेशली कर्नाटक, ठीक है, दक्षिण भारत और अफगानिस्तान। दक्षिण भारत और अफगानिस्तान। लाजवर्द, लाजवर्द देखो दोस्तों एक तरह का हम कह सकते हैं, एक तरह का पत्थर होता है लाजवर्द, जो नीले रंग का पत्थर होता है, ठीक है। और ये नीले रंग का पत्थर जो है बड़ा फेमस होता था, यानी कि किस कारण, ये जो है ज्वेलरी में, गहनों में, मन के बनाने में, और बहुत ही सुंदर पत्थर होता है लाजवर्द, ठीक है। लाजवर्द एक तरह का पत्थर होता है जो कहाँ मिलता है, मेसोपोटामियम से और अफगानिस्तान से मंगाते थे ये। तो लाजवर्द और अफगानिस्तान। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि सेल खड़ी। सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी मुहर मिलती हैं तो अधिकतर मुहर किससे बनी होती है, सेल खड़ी से। ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा मुहर किस जो है धातु से बनी है, तो आपका आंसर होगा सेल खड़ी, जिससे पाउडर बनता है, बहुत ही फाइन होती है, ठीक है। ये जो होता है, ये जो धातु होती है बहुत ही फाइन होती है, जिससे पाउडर बनता है, ठीक है। तो सेल खड़ी, सेल खड़ी जो हम कह सकते हैं गुजरात, राजस्थान, ठीक है। तो गुजरात और राजस्थान, ठीक है। शिलाजीत जो है वो हिमालय के क्षेत्र से, शिलाजीत हिमालय के क्षेत्र से। हरित मणि जो है दक्षिण एशिया से। तो दक्षिण एशिया, जैसे भारत आप देखोगे तो दक्षिण एशिया वाला कौन सा इलाका हो गया, दक्षिण एशिया वाला इलाका आप देखो, मलेशिया, सिंगापुर, ये जितने भी इलाके हैं ये दक्षिण एशिया। तो हरित मणि यानी कि पन्ना, पन्ने को हरित मणि कहते हैं। हरे कलर का जो नग आता है, हरे कलर का जो हम कह सकते हैं कि एक तरह का पत्थर आता है, उसी को ही हमने हरित मणि कहा है। तो हरित मणि होता है दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया। तो हरित मणि हो गई दक्षिण एशिया। नीलमणि जो होती है, नीलमणि यानी कि नीलम, जो नीलम अपने आपने देखा होगा उसी को नीलमणि कहते हैं। नीलमणि यानी कि महाराष्ट्र। तो नीलमणि ही मंगाते थे महाराष्ट्र से, नीलमणि महाराष्ट्र। सीसा जो था गुजरात, राजस्थान, ठीक है। तो सीसा जो है गुजरात, राजस्थान और ईरान और अफगानिस्तान, ठीक है। तो ईरान और अफगानिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान। एक बार फिर देख लेते हैं कि ये कौन कौन सा कच्चा माल कहां कहां से आयातित करते थे। तो तांबा जैसे राजस्थान और बलूचिस्तान से, ठीक है। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से करते थे। और टिन जो है अफगानिस्तान और ईरान से। सोना भी दक्षिण भारत और अफगानिस्तान से, ठीक है। तो सोना जो है दक्षिण भारत, अफगानिस्तान, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लाजवर्द मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान से, ठीक है। सेल खड़ी गुजरात और राजस्थान, ठीक है। शिलाजीत हिमालय के क्षेत्र से। हरित मणि दक्षिण एशिया से। नीलमणि महाराष्ट्र, ठीक है। और जो है सीसा गुजरात, राजस्थान, ईरान और
अफगानिस्तान से ये लोग क्या मंगवाते थे, इस तरह की जो आइटम हैं वो आयातित करवाते थे। इन जगहों पर ये आश्रित थे। ठीक है दोस्तों, तो हमने, आप एक चीज इसमें ध्यान रखना, ये लोग लोहे के ज्ञान से अनभिज्ञ थे। ठीक है, तो लोहा कहीं अभी तक हमारे पास में लोहे संबंधित कोई जानकारी नहीं आई है। पुरातात्विक साक्ष्य में हमें किसी भी प्रकार के इस तरह की जानकारी नहीं मिलती है। तो इतिहासकार ये मानते हैं दोस्तों कि इन लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी सभ्यता को लोहे का ज्ञान या लोहा का ज्ञान नहीं था। तो इन लोगों को क्या नहीं था, लोहे के ज्ञान से अनभिज्ञ थे। लोहे के ज्ञान से क्या थे, अनभिज्ञ। लोहे के ज्ञान से अनभिज्ञ। ठीक है, तो ये लोहे के ज्ञान से क्या थे, अनभिज्ञ थे। अब ये व्यापार किस में होता था, तो कोई भी तरह के हमारे पास में किसी भी तरह के मुद्रा के सिक्कों के अवशेष नहीं मिलते हैं। तो किस तरह से व्यापार करते थे, तो वस्तु विनिमय प्रणाली से करते थे, बार्टर सिस्टम से करते थे। यानी वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब ये होता है वस्तु के बदले वस्तु को लेना। इसलिए आप देखते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता में संभवतः जो अन्नागार बने हुए थे, वो लोगों को धान जो है हम कह सकते हैं एज ए कर के रूप में लेते होंगे। ठीक है, और इसी धान के बदले संभवतः, ये सिर्फ संभावनाएं हैं, संभवतः धान के बदले जो है अन्य वस्तुएं ली जाती थी। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो व्यापार जो होता था वो वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा होता था। तो व्यापार किसके द्वारा होता था, व्यापार होता था वस्तु विनिमय प्रणाली या बार्टर सिस्टम के द्वारा, वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा। ठीक है, तो ये हमने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के आर्थिक स्थिति को जो है हमने पढ़ा कि किस तरह से कच्चा माल आयातित करते थे, कैसे व्यापार जो है, व्यापार में किस तरह से ये जो है एक दूसरे से जो है व्यापार करते थे। तो उसका आधार क्या था, करेंसी थी क्या, क्या और था, तो आप कहोगे करेंसी नहीं थी, बिल्कुल भी वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित व्यापार था। ठीक है, और जो है अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता का लास्ट टॉपिक। ठीक है, उससे पहले मैं बताऊं कि कल किसी बच्चे ने मुझे कहा कि सर आपने जो है कि ये सारा बताया है, तो आप हमें पतन का कारण जो है बता दीजिए। तो हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पतन का कारण। ठीक है, सिंधु सभ्यता के पतन का कारण। ठीक है, इससे पहले पतन का कारण पढ़ने से पहले मैं आपको समझाता हूं कि पतन का मतलब क्या होता है। पतन का मतलब होता है गुणों का ह्रास। तो गुणों का ह्रास ही पतन है। किसी व्यक्ति का पतन कैसे होता है, किसी व्यक्ति का पतन होता है उसके गुणों का ह्रास, उसके चारित्रिक गुणों का ह्रास, उसके नैतिक गुणों का ह्रास, उसके सामाजिक मूल्यों का ह्रास, उसके धार्मिक मूल्यों का ह्रास, उसके आर्थिक मूल्यों का ह्रास। तो हम जो है एक तरह से हमारी जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, वो हमारे क्या है, चरित्र है। अगर हमारे चरित्र का नाश हो जाता है या ह्रास हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी का ह्रास हो गया। ऐसे भी इस पूरी जो है सभ्यता का ऐसे क्या आधारभूत जो है हम कह सकते हैं कि गुण थे जिसके आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता कहलाई। तो हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता इसलिए कहलाई क्योंकि उसमें कुछ आधारभूत गुण थे। वो आधारभूत क्या गुण थे, नगर नियोजन था। यहाँ पर कच्ची ईंटों का जो है हम पक्की ईंटों से घर बने हुए थे। दूसरा हम कह सकते हैं माप तोल की इकाई थी। ठीक है, तो माप तोल की एक जो है इकाई यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि जो निचला शहर और ऊपरी शहर में एक अंतर था। ठीक है, और इस तरह से आप देखोगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के ये कुछ जो है लक्षण हमको जो है देखने को मिलते हैं। पूरी सभ्यता में इस तरह के लक्षण हमको सुनियोजित नगर नियोजन, ठीक है, इस तरह के जो है लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। पर जब ह्रास होता है तो इन सब चरित्रों का या हम कह सकते हैं इन सब जो है
कैरेक्टरिस्टिक का या इन सब गुणों का ह्रास होता है, यानी कि हमको सुनियोजित नगर नियोजन फिर देखने को नहीं मिलता है। जब आप समझो को मकान बनाने के लिए पुराने मकानों की ही ईंटें जब यूज करने लग जाएं, ठीक है, इसका मतलब है यहाँ वहाँ पर जो है कहीं न कहीं चीज़ों का ह्रास हो रहा है, ठीक है। यानी कि मकान बनाने के लिए पुरानी मकानों की ईंटों का यूज़ होना, ठीक है, माप तोल की इकाई का भंग होना, ठीक है, सुनियोजित नगर व्यवस्था नहीं दिखना, इस तरह के गुणों में ह्रास होने का मतलब है किसी भी सभ्यता का पतन होना या उसका डिक्लाइन होना या उसका ह्रास होना जो है चालू हो जाता है। तो हम कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को लेकर, ठीक है, बहुत सारे जो हैं यानी कि विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। तो उन विद्वानों का मत ये है, कुछ ने कहा आर्यों का आक्रमण, तो सिंधु सभ्यता का पतन, ठीक है, सिंधु सभ्यता का पतन, पतन, ठीक है। तो किसी विद्वान ने कहा आर्यों का आक्रमण, ठीक है। आर्यों का आक्रमण किसने कहा कि आर्य भारत में आए? मैंने आपको बताया था, आपने मेरी पहली क्लास देखी होगी तो मैंने बताया कि सिंधु सभ्यता में जो आर्य आते हैं भारत में, आर्यों का आगमन कब होता है? कांसे और लोहे के बीच में भारत में आर्यों का आगमन होता है। इसलिए जो वैदिक सभ्यता जो हम पढ़ेंगे आगे की क्लास में, जो हमारा नेक्स्ट अब टॉपिक जो चालू होगा वो वैदिक सभ्यता के बारे में होगा। जब हम आर्यों की बात करते हैं तो आर्यों को लेकर जो है ये बहुत सारी थ्योरी है कि आर्य कहाँ से आए, कहाँ से नहीं आए, क्या भारत के ही आर्य थे और आर्य कहीं बाहर से आए थे तो इनका आक्रमण हुआ। तो कुछ लोग कहते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों पर आर्यों का आक्रमण होता है, जो बाहर की प्रजाति थी, ठीक है, इन्होंने जो है भारत के मूल निवासियों पर, ठीक है, अनार्यों पर आक्रमण किया, तो इससे इस सभ्यता का पतन हुआ। ऐसे जो है इस मत का समर्थन करने वाले जो विद्वान हैं उनके बारे में जैसे बात करते हैं तो पिगट साहब थे, इन्होंने ये बोला है कि आर्यों का आगमन। गार्डन चाइल्ड जो थे ये भी ये कहते हैं कि आर्यों का आक्रमण। व्हीलर साहब ये कहते हैं कि आर्यों का आक्रमण, और मेके साहब ये कहते हैं आर्यों का आक्रमण, ठीक है। और अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई आर्यों के आक्रमण से नहीं, कुछ लोग कहते हैं आर्यों का आक्रमण नहीं, बाढ़ के आने से हुआ है साहब, ठीक है। तो ये निश्चित है, हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के नगर जो है नदी के किनारे बसे हुए थे, ठीक है। तो नदी के किनारे बसे हुए थे तो इसका मतलब है बाढ़ आना स्वाभाविक था। पर कुछ नगर तो नदी के किनारे नहीं बसे हुए थे, क्या वहां भी बाढ़ आई? तो ऐसा एक कारण नहीं होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के हम कह सकते कई कारण रहे होंगे, ठीक है, यानी कि पतन के, जिसमें कुछ लोग ये कहते हैं बाढ़ एक महत्वपूर्ण कारण था। तो बाढ़ के कारण बताते हैं वो है, हम कह सकते हैं जॉन मार्शल ये कहते हैं बाढ़ के कारण, ठीक है। तथा मेके साहब ने यहां पर भी अपना मत दिया है कि बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का हम कह सकते हैं क्या हुआ, पतन हुआ। अब हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन, कुछ लोग कहते हैं जलवायु परिवर्तन से भी सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ। जलवायु परिवर्तन यानी कि आज जैसे ग्लोबल वार्मिंग हम देख रहे हैं, ठीक है, उस समय भी किसी तरह की एक ग्लोबल वार्मिंग रही होगी, ठीक है, जिसमें जो है हम कह सकते हैं धरती के तापमान में बड़ा जो है चेंज आया होगा, जिससे बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल हो गई होगी, जिसके कारण जो है ये सभ्यता का विनाश हुआ, ऐसा कहने वाले हैं आरएल स्टाइन इतिहासकार स्टाइन और एक अमलानंद तथा अमलानंद घोष, ठीक है।
इन्होंने ये कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश हुआ है वो जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। ये सब हम चीजें हमने जो है पढ़ रखी है। किसी ने कहा महामारी के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ है, कि वहां महामारी आ गई, मलेरिया फैल गया, इसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ है। तो ऐसे कैनेडी साहब थे जिन्होंने ये बोला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश जो है वो किसके कारण हुआ, महामारी के कारण हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि भूतात्विक परिवर्तन के कारण, भूतात्विक परिवर्तन के कारण यानी कि धरती की आंतरिक संरचना में परिवर्तन के कारण, जिसको हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो आप जो है यानी कि हम कह सकते हैं भूगोल में पढ़ते हो या ज्योग्राफी में पढ़ते हो कि धरती की आंतरिक संरचना के कारण जो उतराव चढ़ाव आता है, ठीक है, उसके कारण जैसे भूकंप आना और इस तरह की गतिविधियां आना, कुछ लोगों ने कहा है भूतात्विक परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता में का पतन हुआ। भूतात्विक परिवर्तन, परिवर्तन। तो इसमें एक लैम्ब्रिक साहब थे और इसमें एक राइक साहब थे। इन्होंने ये कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ है वो हुआ है भूतात्विक परिवर्तन के कारण, ठीक है। और प्रशासनिक शिथिलता की बात जो है जॉन मार्शल ने की है कि प्रशासनिक शिथिलता आने से क्या होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। प्रशासन कमजोर होने से, प्रशासन वीक होने से, ठीक है, प्रशासन मजबूर होने से जो है बेसिकली क्या हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। तो कहने का मतलब है दोस्तों, सर्व जो मान्य मत है वो ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आजकल जो सर्वमानिक मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन क्रमिक हुआ, ठीक है, एक के बाद एक चीजें घटना, ऐसा नहीं बाढ़ आने से ही हो गया सारी चीजें, ठीक, ऐसा नहीं जलवायु परिवर्तन होने से, ये क्रमिक जो है पतन था, ना कि एक जो है किसी एक गतिविधि से पूरी सभ्यता का पतन हुआ है। कि अधिकतर जो आजकल जो सर्व प्रचलित जो मत है वो यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन इन सारी चीज़ों को लेकर हुआ है, महामारी को लेकर हुआ है, प्रशासनिक शिथिलता को लेकर हुआ है, जलवायु परिवर्तन से हुआ है, भूतात्विक परिवर्तन से हुआ है, ठीक है, इस तरह की सारी गतिविधियों से हुआ है, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता के पतन जो मैं एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं। आर्यों का आक्रमण, पिगट साहब, ठीक है, गार्डन चाइल्ड और व्हीलर और मेके साहब ने ये कहा है। ऐसे ही बाढ़ आने का कारण बताया जॉन मार्शल साहब तथा मेके ने, ठीक है। जलवायु परिवर्तन आरएल स्टाइन तथा अमलानंद घोष ने बताया है। महामारी कैनेडी ने बताया है और भूतात्विक परिवर्तन लैम्ब्रिक साहब और राइक साहब ने बताया है। और आज हम इस सिंधु घाटी सभ्यता के इस टॉपिक को हमने आज की इस क्लास में पूरा ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से हमने सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। ऐसी कोई टॉपिक हमारा नहीं रहा है जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने नहीं पढ़ा। हाँ ठीक, कल एक बच्चे ने कहा कि सर आपने बनावली के बारे में नहीं बताया, तो मैं एक बार आपको जो है एक टॉपिक हमारा जो हरियाणा का था, एक जैसे राखी गढ़ी बताया था मैंने, राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है, ध्यान रखना, ठीक है। और पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछ लें तो वो मोहनजोदड़ो है। और भारत में सबसे बड़ी, क्योंकि मोहनजोदड़ो का है पाकिस्तान में, और भारत में पूछ ले कि भारत में वर्तमान के भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी हरियाणा जिंद, ठीक है। तो ये बात, तो मैं एक बार बनावली की बात यहाँ पर कर लेता हूँ जो कल की क्लास में हमारा छूट गया था। तो बनावली, ठीक है, बनावली वैसे ही इसकी हम कह सकते हैं, यानी स्थान इसका हिसार हरियाणा, हिसार हरियाणा, ठीक है। नदी रंगोई नदी, नदी खोज RS बिस्ट,
ठीक है, 1973, 1973। यानी कि अगर हम बात करें तो मुख्य या महत्वपूर्ण साक्ष्य, महत्वपूर्ण साक्ष्य, महत्वपूर्ण साक्ष्य में हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो है मिट्टी का हल मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट, मिट्टी का हल, ठीक है। और यहाँ पर घरों में अग्नि वेदियाँ मिली है, अग्नि वेदियाँ घरों में मिली है, ठीक है। तो मिट्टी का हल, घरों में अग्नि वेदियाँ, ठीक है। और जो ये इम्पॉर्टेंट यहाँ के साक्ष्य हैं जो हमको यहाँ देखने को मिलता है। बनावली स्थान हिसार, हरियाणा, ठीक है। और जो है नदी जो है हमारी रंगोई नदी है, खोज SR बिष्ट ने की है। महत्वपूर्ण साक्ष्य मिट्टी का हल है, अग्निवेदियाँ हैं, जो है। तो आज के इस पूरे लेक्चर में हमने वो सारी महत्वपूर्ण बातें कर ली है जो सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर थी, ठीक है। अगला हमारी जो क्लास होगी वो क्लास में हम पढ़ेंगे कि हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में, जो हमारा दूसरा टॉपिक है, और उसी वैदिक सभ्यता को हम चालू करने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेफ रहिए।